Good morning, students. Welcome to the next topic of chemical kinetics. Today's my topic is rate law and order of reaction. आज मेरे दो टॉपिक होंगे. पहला आ रहा आपका रेट लॉ. चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ रेट लॉ. रेट लॉ देखिए, पहले पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था वो था लॉ ऑफ मास सेक्शन. तो लॉ ऑफ मास सेक्शन किसके लिए था? वो भी हमें बताता था कि टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ रिएक्शन, बट that rate of reaction depends upon your balanced chemical reaction. But the rate law जी हमें बताता कि नहीं, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आपकी ओवरऑल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, वो आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता. वो जैसे उसमें आपने लिखा था जो वो रेट ऑफ रिएक्शन होता था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. बट ये रेट लॉ कहता कि नहीं, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ये डिपेंड करता है कि आपका उसमें जो रिएक्शन हो रही है वो एक्चुअल में कितनी कंसंट्रेशन यूज हो रही है, किसकी? रिएक्टेंट की. वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है. एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चलता है कि उसमें से कितनी कंसंट्रेशन वहां पर किसकी रिएक्टेंट की यूज हो रही है. कई बार होता है कि ऐसे लगता है कि हम तो क्या करते थे, लॉ ऑफ मास सेक्शन से एक सीधा एक अपरेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकाल. अपरेंट का मतलब एक जजमेंटल, ऐसे जज कर लेते थे कि ये होगा. नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल में जब उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो थोड़ा सा वो अलग निकलता है. तो इसलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेट लॉ के ऊपर, या जिसको बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन भी बोलते हैं. रेट लॉ और रेट इक्वेशन. रेट इक्वेशन. तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यूज्ड इन द रिएक्शंस. तो हम इसमें क्या कहेंगे? इट इज द experimental observed. It is experimental observed rate of reaction. Rate of reaction on the concentration of reactants. It is experimental observed rate of reaction on the concentration of the reactants in the form of an equation is called rate law or rate equation. इसको हम कहें इट इज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड. डिपेंडेंस में लिख लो, अगर हो सके तो डिपेंडेंस में लिख लो. डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट इक्वेशन. तो ये है रेट लॉ या रेट इक्वेशन की डेफिनेशन. ये आपका एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर पता चला. तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन. जैसे एक हम जनरल रिएक्शन ले लेते हैं. वो क्या है? जैसे स्मॉल ए द कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ये स्मॉल बी लिख रहे हैं हम. बी द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी
तो ये हमारी बन रही इस समय प्रोडक्ट की सीधी रिएक्शन है। तो देखिए स्मॉल ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ए, स्मॉल बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ बी। अब हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ या रेट इक्वेशन, तो वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन इनकी जो पावर हमने रेज करनी है दैट इज नॉट इक्वल टू ए करनी है। हम जहां पर करेंगे इट मे बी एक्स, क्या लिखेंगे, मे बी एक्स एंड इट मे बी वाई। जहां पर इससे हम डिफरेंट करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जरूरी नहीं है कि इसका कोएफिशिएंट अगर 2 है तो जहां पर हम 2 लिखें कि उसके 2 मोल यूज हो गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका आधा मोल हुआ, हो सकता है उसका जैसे 1.5 मोल हुआ, हो सकता है जहां पर आपका 2 है या 3 है या 1 है, जो भी है, तो जरूरी नहीं है कि वो इतना ही आपका यूज हो गया। हो सकता है उसका कोई आधा पार्ट यूज हुआ, 1 पार्ट यूज हुआ, कोई फ्रैक्शनल पार्ट यूज हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई लिख रही है। तो यहाँ पर हमने लिखेंगे वेयर एक्स में इक्वल टू ए, इसके बराबर भी हो सकता है कि पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पर 1 मोल है तो यहाँ पर 1 है, 1 यूज हो गया। जहां पर 2 है तो जहां पर भी 2 आ सकता है। वेयर एक्स मे बी इक्वल टू ए और एक्स मे नॉट इक्वल टू ए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि ये जो आपकी वैल्यू है जो एक्स थी वो इक्वल इतनी इसका जो कोएफिशिएंट दिया था जो आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में वही हो, तो नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और वेयर y जो हमने लिखा y इज इक्वल टू b और y मे नॉट इक्वल टू b, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अब मैं क्या करता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं कोई, फॉर एग्जांपल जहां पर मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया H2 हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद आयोडीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बना दिया इसने। देखिए इसका जो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन कहती है कि इसका रेट आपका सेम रहा, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर, जहां 1 कोएफिशिएंट नहीं थे तो 1 है, तो हमने यहां पर 1 नहीं लिख दिया, जहां पर इनटू मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, इसकी भी हमने 1 कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, जो इस समय आपका x इज इक्वल टू ए वो बराबर इक्वल रहा, जितना दिया था उतना इसका आया, इतना इसका इतना ही इसका आया। तो आपका जो लॉ ऑफ मास सेक्शन भी यही कहता था कैसे है। लेकिन आप देखिए, जैसे मैं और ले लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल आ रही है, जैसे सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी फर्स्ट थी, मैं सेकंड ले लेता हूं। सेकंड एग्जांपल आ रही है, जैसे आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड combines with chlorine F2 to form नाइट्राइल फ्लोराइड NO2F। इसको मैं बैलेंस करता हूं तो ये मेरा होना चाहिए 2F 2, इसको भी 2 कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन इसका जो रेट बनता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू NO2 की पावर हम जहां पर 1 लिखा और इनटू F2 की पावर भी हमने 1 लिखी, जहां पर कोएफिशिएंट 2 था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इस बार आपका x नॉट इक्वल टू a हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ, उसमें 2 दिए थे, उसका 1 मोल यूज हुआ था। ठीक है, तो ये था। तो इसके बाद हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में थोड़ा सा और जाके बाद में क्लियर करता हूं, पहले आप फिलहाल इसी को देखिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मेरे पास आ रहा है H2 हाइड्रोजन combines with bromine Br2, गैसेस फॉर्म में है, टू फॉर्म हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। अगर इसका हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, वो बनता रेट कांस्टेंट इनटू H2 कितना दिया 1, तो यहाँ पर 1 ही आ रहा है, इनटू Br2
जहां पर 1 है तो 1 आना चाहिए, लेकिन जहां पर 1 नहीं आया, 1/2 आया, आधा लगा। तो ये कहां से कैसे पता लगा? ये हमें जब उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था तब जाके पता लगा, ऐसे तो नहीं पता लग रहा था। ठीक है, तो ये जैसे मैंने आपको ये बताया कि ऐसे ये रिएक्शंस आ रहे हैं और बहुत सी रिएक्शंस हैं। तो ये आपकी था कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन था, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आ रहा था। लेकिन जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते थे तो हम अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना होता तो आपने इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन ही लिखनी थी और उसी के ऊपर आपने रेट आपका बनना था, रेट ऑफ रिएक्शन उसी से निकलना था। तो तब आपने अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन चलते तो रेट ऑफ रिएक्शन बनता रेट कांस्टेंट इनटू NO2 की पावर जहां 2 लिखते थे। लेकिन जहां पर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ या रेट इक्वेशन के हिसाब से जहां पर 1 आया, क्योंकि ये एक्चुअल है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन था वो हमें क्या बताता था? वो हमें एक अपरेंट रेट ऑफ रिएक्शन बताता था, वो एक जजमेंटल, ऐसे जज करने के बाद, वो रियल नहीं था, ये वो एक अप्रोक्सीमेट था। ठीक है, जो डिपेंड करता था आपके ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर। लेकिन जो रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और जहां पर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर देखते हैं, दिस इज एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये था आपका रेट लॉ। अब चलिए आगे मैं ले लेता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर हम क्या करेंगे, फिर कोई रिएक्शन ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर जनरल रिएक्शन। जिससे मेरे पास कोई जनरल रिएक्शन आ रही है, वही हमने ली है जैसे पहले ली है, उसी को स्मॉल ए बी से ये प्रोडक्ट। सिंपली स्मॉल ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल बी। ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दीज आर द रिएक्टेंट्स जो हमने रिएक्टेंट्स ली है, और ये इनके जो आ रहे हैं दे आर द कोएफिशिएंट। ये और ये दोनों क्या है, कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं किसके, स्मॉल ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड स्मॉल बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल बी रिएक्टेंट्स, वो आपने लिया। अब आपने यहां पर लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू, मैं यहां पर वही लिख लेता हूं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ या रेट इक्वेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू concentration of A into concentration of B and their powers are raised not equal to A, जहां पर मैंने लिख दिया x और जहां लिख दिया y, फिर वही लिख दिया x और y। अब मैं जहां पर लिखूंगा इसका जो ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर वो मैंने देखना, ये जो मैंने एक्सपोनेंट्स लिए हैं इनका सम करना है, दोनों का सम होगा, ऑर्डर होगा इसका x प्लस y। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन कब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लेना है, हमने लिखना है रेट लॉ, रेट लॉ इक्वेशन, उसके हिसाब से हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। चलिए अब आपका ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो अब हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है, ये देखिए जहां से हम लिख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द, ये क्या है, सम ऑफ एक्स और वाई क्या है, ये पावर्स आ रही हैं, तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स, ये पावर्स है, पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि ये
ये रिएक्टेंट है, ये मैंने लिखा ए, ये लिखा बी। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ये कंसंट्रेशन ऑफ ए और ये कंसंट्रेशन ऑफ बी, और कंसंट्रेशन जब लिखते हैं वो हम स्क्वायर ब्रैकेट लिख दें तो कंसंट्रेशन होगी और उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, जहां से डेफिनेशन, सम ऑफ पावर्स, ये पावर्स हैं, सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये कंसंट्रेशन टर्म्स है किन की? रिएक्टेंट्स की। सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू विच रेज, जो रेज की गई हैं, कब? टू विच रेज्ड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो हम यहां पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो डेफिनेशंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम, ठीक है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration of reactant are raised. Sum of powers of concentration terms, जो concentration of reactants are raised, जो रेज की गई है, raised कब? In order to describe the rate of reaction, the rate of reaction according to rate law, according to rate equation या rate law is called order of reaction, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लिखा? सम ऑफ पावर्स, ये सम हमने किया, सम ऑफ पावर्स है जी, एक्स और वाई क्या है, ये पावर्स है। सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेज, जो रेज की गई है, कि कब रेज की है? इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, जब हम डिस्क्राइब कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई। और इसकी हम लिखेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे, लेकिन हम इसमें लिखेंगे उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने पहले लिया था, जैसे NO2 प्लस F2 से बन रहा था मेरा 2NO2F, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद फ्लोरीन टू फॉर्म नाइट्राइल फ्लोराइड। तो इसका रेट आ रहा था, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू NO2 की पावर 1 और F2 की पावर भी 1, और इसका ऑर्डर बना था 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी। अब मैं लूंगा टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो चलिए इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, अब दोबारा लिखता हूं। इसको नोट कर लेना। अब आ रहा है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। पहला ऑर्डर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस होती है, क्योंकि आप ऑर्डर कैसे निकालते हो? आप ऑर्डर निकाल रहे थे, उसमें जो आपके कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो टर्म ली थी आपने, वो कितनी यूज हो रही थी। तो इसमें से क्या होता है, कोई यूज नहीं, ऐसा लगता है कि यूज नहीं हो रही है। वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उनकी कंसेंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करता, किनकी? रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर। तो वो होता है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। हम लिखेंगे रिएक्शंस
whose rate is independent of the concentration of the reactant, whose rate does not depends upon the concentration of reactant. The reactions whose rate does not depend upon the concentration of रेक्टेंगल्स, जिनका ये वो रिएक्शंस होती है जिनका रेट डिपेंड नहीं करता है जो उसमें से आप रिएक्टेंट लेते हो, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखी होगी अमोनिया गैस, इसको आपने करना है तो ये चलिए मैं पहले लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया लिख लो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं डीकंपोजिशन ब्रेक होना, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया एट टंगस्टन मेटल। देखिए जैसे आपके पास आगे अमोनिया गैस, ये आपकी टंगस्टन जिसका सिंबल है डब्ल्यू, ये बन रही है आपकी नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस H2। जैसे आपने एक बल्ब देखा होगा पहले होते थे, जैसे ये इसमें जो फिलामेंट लगा होता, ये फिलामेंट होता था टंगस्टन मेटल W। जैसे आपने इसके अंदर भरी जाती थी अमोनिया गैस, जैसे स्विच को ऑफ ऑन करते थे आप तो ये ग्लो करना शुरू कर देता था। उसमें क्या होता था, आपकी जो अमोनिया होती थी वो डिकम्पोज होती थी किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और आपकी वो रेडिएशन निकलती रहती थी। जैसे स्विच को ऑफ किया उसी समय आपकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर फिर अमोनिया हो जाती है। तो उसमें से अमोनिया की जो कंसंट्रेशन होती है, जो आपने रिएक्टेंट लिया उसमें कोई चेंज नहीं आती, वो उतनी की उतनी रहती है। एक्चुअली क्या होता है, वो आपकी गैस इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर वो जैसे हीट होता है ना जैसे, तो वो वहां से रेडिएशन निकलना शुरू कर देती है और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनती है, जैसे गैस ये दोबारा वापस हो जाती है, रिवर्स हो जाती है रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो रेट अगर आप निकालते हो तो वो डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो रही है कोई, किसकी, अमोनिया के कंसंट्रेशन के ऊपर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू NH3 की पावर हम लिखेंगे 0। एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा, वो 1 ही रहेगी, 1 मोल पर लीटर ही रहेगी, जो भी आपने ली होगी उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी रहती है जितने ली थी वो। इसलिए यहाँ पर आर्डर बनेगा आर्डर इज इक्वल टू 0, इसकी पावर 0 है। तो ये थे 0 ऑर्डर रिएक्शन। और भी बहुत सी हैं, H2Cl2 के साथ कंबाइन करके बनती है, एक N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है गैस, वो भी टंगस्टन मेटल पे है, वो भी डिकम्पोज हो जाती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फिर करोगे वापस ऐसे हो जाती है। तो ऐसे हैं, तो ये इनको बोलते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये थी पहले, अब मैं दूसरे दे देता हूं। जीरो ऑर्डर, अब आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म में चेंज आएगी, एक आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होगी। हम लिखेंगे द रिएक्शंस whose rate is determined by change in one concentration term of the reactant. The reactions whose rate is determined by change in one concentration CN concentration term of reactant।
एक रिएक्टेंट की एक कंसंट्रेशन टर्म में चेंज आएगी, वो होती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया डीकंपोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, ब्रेक करोगे PCl3 और Cl2, जैसे आपको इसका रेट लिखा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इस फॉर्मूला, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 1। तो ये आपका रहा। जैसे आपके पास है फॉर एग्जांपल 2H2O2, ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो ये बन रही है आपकी H2O प्लस O2, लिख दो 2 टाइम। इसका अगर मैं रेट लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू H2O2 की पावर 2 लिख रहे थे, लेकिन ये आया आपका 1। इसका ऑर्डर आएगा इज इक्वल टू 1। एक्चुअल में होता क्या है, ये 1 देखो, जहां 2 दिए थे 2 मोल्स लिए थे, लेकिन इसका ऑर्डर हमने, इसका ये ऑप्शन 2 था, लेकिन यहाँ पर हमने 1 लिखा। एक्चुअली होता क्या है कि इसके वो मैकेनिज्म से पता लगता है। एक्चुअली इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं तो क्या होता है। जैसे मेरे पास है H2O2 से ये जब ब्रेक होता है तो पहले क्या बनता है? H2O प्लस O, क्या बनता है? H2 प्लस O। फिर उसके बाद ये जो O होता है ये आगे जाके फिर कंबाइन करता है H2O2 के साथ O, फिर जाके ये बनता है H2O प्लस O2। इसको मैं ओवरऑल लिखूं, रिएक्शन देखिए तो क्या होगा। इधर पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका एक मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, वाटर बना, और ये एक ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आगे स्टेप में वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट कर दिए, फिर वाटर मॉलिक्यूल और ये ऑक्सीजन बन जाता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन अगर हम इसको देखें तो जहां पर होगा 2 टाइम H2O2, इधर भी O है और इधर भी O है। क्या हम क्या करते हैं, एरो के अगर दोनों तरफ एक जैसा उसको हम काट देते हैं तो आपका इसमें आया 2 टाइम, ये कितना हो गया, ये बन गया आपके पास वाटर 2 टाइम H2O प्लस O2। इसको बैलेंस करें, ये 2 टाइम होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो ये पूरी एक्शन थी आपकी तीसरी। अब हमने यहां पर लिखा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली rate of reaction is determined from the slowest step of the reaction। एक्चुअली ये रिएक्शन हुई है 2 स्टेप में। एक स्टेप था इसका, ये था कि बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हुआ, स्लो हुआ, लेकिन जैसे ही ये बढ़ा उसने इमीडिएटली इस पर अटैक कर दिया, और ये रिएक्शन इतना फास्ट था इसका हमें पता नहीं लगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही ये हो गया। सिर्फ इसको लग रहा था टाइम, जैसे वो अलग हुआ उसी समय ये बन गया। तो ये फास्ट था। तो आपको ये भी बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये इसका स्लो स्टेप था इससे। तो यहां पर अगर हम देखें कि जो आपकी रिएक्टेंट है एक 1 मोल है, तो इसको डिपेंड कर रही थी इसके ऊपर, 1 मोल के ऊपर। यहां से हमें पता लगा था उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यहां से हमने निकाला था। इसलिए रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू 1 आया है, इसकी ये एक ही है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 1। इसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आई थी उसका हमें पता लगा था, लेकिन इसमें कोई पता नहीं लगा, क्योंकि फास्ट रिएक्शन का आपको पहले भी दिन भी बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फास्ट रिएक्शंस। जो बहुत फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं, उनसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये था, इसलिए ये मैकेनिज्म से पता लगता है। तो ये आपके ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये दोनों मैंने एग्जांपल दे दी, लेकिन आपने फिलहाल इतना ये बताना है, ये आपको पता होना चाहिए क्यों आसान हुआ। अब मैं ले लेता हूं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आपने नोट करना है ना, पास करके वीडियो को नोट कर सकते हो। अब आप आ रही इसकी तीसरे टाइप, तो आ रही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये वो रिएक्शंस होंगे
जिसका रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय चेंज इन टू concentration of the reactant, two reactant terms. The reactions whose rate is determined by the change in two concentration terms of reactants. जैसे H2 प्लस O2 से बना आपके पास H2 प्लस I2, अभी मैंने पहले दी थी वही एग्जांपल लो, I2 से बना आपका 2HI आयोडाइड, इसका रेट आएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू H2 की पावर 1 I2 की पावर 1, तो इसका रेट ऑर्डर हो जाएगा सम ऑफ पावर्स 1 + 1 = 2, तो ये हो जाएगा। इसकी एक और भी एग्जांपल दी थी मैंने तो ये पहले ही, वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस फ्लोरीन वाली, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं फोर्थ टाइप ले रहा हूं उसकी, वो है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। Reactions whose rate is determined by change in 3 concentration term of the reactant. तो मैं बस इतना लिखूंगा, rate determined, rate determined by change in 3 concentration of the reactants. 3 concentrations terms of the reactants. Three reactant concentration term भी लिख सकते हो सिंपली, 3 reactant concentration terms. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूं NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, कंबाइंड विद ऑक्सीजन, हीट अप करते हैं हाई टेम्परेचर पर, ये बन जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसको मैंने 2 टाइम किया, ये भी 2 टाइम किया, तो इसका रेट बनेगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू NO की पावर 2, O2 की पावर 1, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1, इस बार सेम रहा उसका क्वेश्चन, ऑर्डर 2 + 1 = 3। दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ये थे आपके, इसमें से हम फ्रैक्शन ऑर्डर भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको साफ करता हूं, इसको नोट कर लो आप, फ्रैक्शनल ऑर्डर, उसको मैं इधर लिख देता हूं इस तरफ। 5वीं टाइम इसकी आ रही है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ये आगे देखना पड़ेगा आपको, जो बोर्ड में ये ऑर्डर फ्रैक्शन 2 नंबर का आएगा, तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। अगर आप हो सके तो ये 0 फर्स्ट जहां तक ही कर लो, थर्ड भी लिखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप इसको देखो। अब हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑर्डर, इसका फ्रैक्शन होगा, तो ये हो गए द रिएक्शंस whose rate is determined by the change in the fractional terms of the concentration of the reactants. तो फ्रैक्शनल टर्म्स लेनी पड़ेगी आपको। मैं स्थिति लिखूंगा इसकी, फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखते हो H2 + Br2 से बनता है 2HBr, तो अब हम इसका लिखेंगे रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू H2 की पावर 1 इंटू Br2 की पावर 1/2, ये आधी लगी थी, तो इसलिए इसका ऑर्डर बनेगा
1 प्लस इनकी जो पावर 1 इसकी 1/2 है, तो ये बनेगा 3/2। ये फ्रैक्शनल हो गया, जो होता है 1.5। तो जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। एक और टाइप की आ रही है, वो है सूडो रिएक्शंस। सूडो रिएक्शंस, वो मैं नाम लिख लेता हूं, सूडो रिएक्शंस क्या है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। एक और 6 टाइप की आ रही है, वो है आपकी सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। PSEUDO, सूडो। सूडो का मतलब तो फॉल्स। क्या मतलब मीनिंग होता है इसका? फॉल्स ऑर्डर रिएक्शन। ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनका ऐसे लगता है इनका जो ऑर्डर क्या है, ऐसा लगता है कि हायर है, लेकिन एक्चुअली में लोअर होता है। द रिएक्शंस हुज रेट, जिसका रेट ऐसा लगता है कि हायर है, बट एक्चुअली दे आर ऑफ लोअर ऑर्डर रिएक्शंस। क्या होती है वो? लोअर ऑर्डर रिएक्शंस होती है। The reactions which seems to appear are higher order, but actually they are of low order reaction. Such reactions are called pseudo reactions or false order reaction. उनको बोलते हैं pseudo order और false order reactions बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिखेंगे कि हाइड्रोलिसिस करेंगे किसका? एस्टर का। जब आपने जब 12th में पढ़ोगे ऑर्गेनिक, वहां पर आएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स होते थे इस तरह से CH3 CH2, ऐसे भी कर सकता हूं मैं O। ये देखो बेटे, ऐसे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 CH3। ये थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेना अच्छी तरह से। मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा नीचे साफ करके। CH3 C डबल बॉन्ड O ऊपर है, इधर O लगा है, इधर आपने लिखा CH2 CH3। इसको मैं लिखूंगा इथाइल इथाइल एस्टर बोल दूंगा इसको। इथाइल मिथाइल एस्टर। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, बीच वाले को एस्टर बोल दूंगा। इथाइल मिथाइल एस्टर। इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा एसिड डालेंगे, ये साइन होता है एसिड का, और हीट करेंगे तब जाके ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है CH3 COOH प्लस CH3 CH2OH। CH3 इसके साथ OH लग जाता है, एक H इसके साथ लग जाता है, तो ये बन जाता है आपका एसिटिक एसिड। इथोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। तो ये बनता है आपका इथेनॉल। इसका अगर हम रेट लिखें तो रेट थोड़ी सी जगह कम लिख लेता हूं मैं। इसका रेट हम जहां लिखेंगे रेट कांस्टेंट इनटू CH3, इसको मैं COO इकट्ठा कर देता हूं, तो लिखता हूं या C2H5 कर देता हूं। इसके ऊपर हम लिखेंगे पानी। लेकिन जो वाटर का है इसकी जो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही, इसमें लिख दूंगा H2⁻0। दिस नो चेंज, क्योंकि हमने वाटर बहुत ज्यादा ले लिया है, वाटर के अंदर हुआ कोई पता नहीं लगा। ठीक है, तो वाटर की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आती है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा ऑर्डर में इस तरफ लिख देता हूं, इसी का ये जो ए आगे जाके लिख रहा हूं, इसका ए ऑर्डर 1 + 0 = 1।
तो ये बनी फर्स्ट ऑर्डर, उसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड PSEUDO, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको अच्छी तरह से लिख लेना। तो ये थे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ऐसे लग रहा था कि इसका ऑर्डर निकलना चाहिए थे कि 1 + 1 2 होना चाहिए था, लेकिन जहां पर 1 निकला। अगर हम क्या करते हैं, अगर वो तो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? द रिएक्शंस whose order appears to be of higher order, seems to appear of higher order। ऐसा लग रहा है कि हायर ऑर्डर है। कैसे? If we study from the law of mass action, if we take its apparent rate, जैसे हम लेते हैं जजमेंटल रेट, एक मैथमेटिकल रेट, देन इसका लगता था ये सेकंड ऑर्डर है। बट एक्चुअली when we study this reaction according to the rate law equation, then and we consider the rate according to rate law, then it becomes of lower order। जिस लोअर ऑर्डर की बनी तो इनको बोलते हैं हम फॉल्स ऑर्डर रिएक्शंस और सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। जी है, तो ये केवल पेपर में आपको आता भी है कि व्हाट आर सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, वहां पर आप ये डेफिनेशन दे सकते हो, केवल एग्जांपल दे सकते हो। और भी इसकी बहुत से एग्जांपल हैं जिनका भी हाइड्रोलिसिस होता है। वो हाइड्रोलिसिस वाली सारी की सारी क्या होती है? वो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। आगे आपने 12th में करना है, ऑर्गेनिक करोगे वहां पर आएगा। तो आज का बस इतना ही, फिर कल अगले वीडियो में इनके मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, वो रेट लॉ के ऊपर हो गए, तो वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू।